हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया गया है। आज का टॉपिक है चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, अध्याय 19। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चोल साम्राज्य का उदय, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम के बारे में, राजेंद्र प्रथम के बारे में, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, चोल प्रशासन, चोल कालीन कर, प्रमुख समितियां, दक्षिण के प्रमुख युद्ध, चोल कालीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चोल साम्राज्य का जो उदय है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसके बाद आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, गणरादित्य, प्रांतक द्वितीय, इनका संबंध सुंदर चोल से, और राजराज प्रथम, इनका संबंध जो है चूड़ामणि बिहार से था। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके अंतर्गत राजेंद्र प्रथम आते हैं। ये चोल झील के निर्माण करता है। राजेंद्र प्रथम के अंतर्गत राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय और वीर राजेंद्र प्रथम। वीर राजेंद्र प्रथम के अंतर्गत अधिराजेंद्र, ठीक है, और इनके अंतर्गत देखिए, याद रखिएगा, मधुरांतिका और कुलोत्तुंग प्रथम। मधुरांतिका का विवाह कुलोत्तुंग प्रथम के साथ हुआ और इनका संबंध चोल चालुक्य वंश से था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद अधिराजेंद्र और इनके अंतर्गत विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय थे। देखिए, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। कहां कहां पर? इंडिका और अशोक के अभिलेख में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश के इन वंशों ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर जो है शासन किया। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, पल्लवों और पांड्यों में सर्वोच्चता के लिए जो है संघर्ष हो रहा था। किसके लिए? सर्वोच्चता के लिए। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से जो है प्रारंभ होता है। चोलों का जो प्रारंभिक इतिहास है किस युग से प्रारंभ होता है? तो संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का ये सामंत था। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उदयपुर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी? नरकेसरी की। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग जो है 871 से 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा। आदित्य प्रथम ने याद रखिएगा, आदित्य प्रथम ने कोंडराय की जो है उपाधि धारण की थी। इसके बाद प्रांतक प्रथम का समय आता है 907 से 955 ईस्वी। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठा। प्रांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के मध्य हुआ था। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखना है। तकोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के मध्य, जिसमें चोल राजा जो है पराजित हुआ। प्रांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव का निवास था। प्रांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव का निवास था। सबसे समृद्ध चोल शासक राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम का जो समय है 985 से 1014 ईस्वी। राजराज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। इसका वास्तविक नाम अरिमोलिवर्मन था। क्या था? अरिमोलिवर्मन। उसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लौह व रक्त की जो है नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी। इसने अपने शासन काल में कांडलूर सालैक्लमरुत की जो है उपाधि धारण की। किसकी? कांडलूर सालैक्लमरुत की उपाधि धारण की। इसने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को जो है ध्वस्त कर दिया। इसने मदुरै पर भी आक्रमण किया और पांडे राजा को बंदी बना लिया। याद रखिएगा,
देखिए, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को जो है अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा। राजराज ने शिवपाद शेखर की जो है उपाधि धारण की। किसकी? शिवपाद शेखर की। राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव का विजय था। किसका? मालदीव का। इसके बाद देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है, इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, प्रारंभिक समय में इसका नाम जो था राजराजेश्वर शैव मंदिर था। इसके बाद इसका नामकरण बृहदेश्वर मंदिर किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम। यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजराज प्रथम के शासनकाल में यह मंदिर जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम का समय आता है 1014 से 1044 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राज्यों को पूर्णतः जो है पराभूत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को जो है अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया एक आक्रमण था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल, याद रखिएगा, इस विजय की स्मृति में किसके स्मृति में? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का जो एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था, इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल यानी गंगा के चोल विजेता की उपाधि जो है धारण की। गंगैकोंड चोल का मतलब क्या होता है? गंगा के चोल विजेता। और इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मुंडीगोंड चोल आदि उपाधियां भी धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई तथा उसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम यानी गंगा के चोल विजेता का नगर रखा। इसका नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम। याद रखिएगा। 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से जो है शक्तिशाली हो गया और अब उसमें जो है मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे तथा चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था और इनके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के व्यय के लिए एक गांव दान में दिया था। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल विजय था। इसके बाद राजाधिराज प्रथम का समय आता है 1044 से 1052 ईस्वी। 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल जो है राजगद्दी पर बैठा। तो राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम जो है राजाधिराज प्रथम चोल राजगद्दी पर बैठा। राजाधिराज ने अपना राजाभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की जो है उपाधि ग्रहण की। किसकी? विजय राजेंद्र की उपाधि से जो है ये वशीभूत हुआ। ठीक है, ग्रहण किया। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय का समय आता है 1052 से 1064 ईस्वी। राजाधिराज के मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय चोल राज सिंहासन पर बैठा, जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। चोल राज का 70 व्यापारियों वाला एक दूसरा मंडल 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा था। उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। कहां थी? उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। वेंगी यानी रायलसीमा, वेंगी, तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण था। इसके बाद चोल प्रशासन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत तथा युवराज जो था ये ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। यानी राजा के अगर 4 पुत्र हैं तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वही राजा का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा राजभूमि की उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, कुरम में किया गया था।
बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुनंदम और छोटे अधिकारी सिरुनंदम कहलाते थे। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में ऊर सभा, महासभा, नाटूर तथा ऊर का विशेष महत्व था। ऊर सर्वसाधारण का तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गांवों में होती थी। नाडुओं की समितियां नाटूर तथा व्यापारियों की समितियां नगरम कहलाती थी। चोल प्रशासन में जो अधिकारी थे, इनका जो विभाग था, क्या नाम था देख लेते हैं। मंडलम का सरदार जो थे, इनके विभाग को मुंडला मंडाली कहा जाता था। दरबार में रहने वाले अधिकारी के विभाग को कुंदर कोटम कहा जाता था। राजस्व विभाग का जो छोटा अधिकारी होता था, इनके विभाग को पट्टोले या मुगबेटी कहा जाता था। कार्य प्रेषक या लिपि के अधिकारी जो थे, इनके विभाग को विडयाधिकारी कहा जाता था। राज्य के द्वारा दिए गए अनुदान के देखभाल करने वाले अधिकारी के विभाग को मध्यस्थ कहा जाता था। और प्रधान सचिव जो थे, इनके विभाग को ओलयनायकम कहा जाता था। समाचार संप्रेषण लिपि के अधिकारी जो थे, इनके विभाग को वधा अधिकारी, भ्रमण अधिकारी के विभाग को विद्यामिल और एक प्रधान कर्मचारी के विभाग को त्रिवंदरम और सम्राट की आज्ञाओं का प्रारूप तैयार करना जो विभाग था, इनको ओलय कहा जाता था। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को जो है अत्यधिक प्रभावशाली बनाना था। याद रखिएगा। देखिए, वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी और उनका कहना था कि जब राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चीता में जलकर मर जाते थे। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था तथा ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें जो है इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक है ऊर और दूसरी है सभा अथवा महासभा। ऊर जो था गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांवों के वयस्क सदस्यों की जो है सभा होती थी। तो याद रखिएगा, चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती है। बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। तनियूर। चोलकालीन कर जो था, चोलकालीन कर, राजस्व कर, इनको जो है आयम कहते थे। लगान को कुड़ीमय, गृह कर को मनई रय, वृक्ष कर को मर मजाड़ी, द्वार कर को वसालितरम। ठीक है। आजीवकों से कर लेने के जो थे, इनके नाम जो थे आजीवक, जो कर का नाम था आजीवक कासु। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो कर लगता था, इन्हें क्या कहा जाता था? तो कड़े इरय। कुम्हारों, लुहारों और सुनारों आदि पर जो कर लगते थे, इनको मग्नमय कहा जाता था। मग्नमय। गांव सुरक्षा पर जो कर लिया जाता था, इसको पडिकावल कहा जाता था। सुपारी पर जो कर लिया जाता था, इसको कड़मय कहा जाता था। नर पशुधन पर जो कर लिया जाता था, इसको किटकासु कहा जाता था। और तेल घानी पर जो कर लगता था, इसे पेवरी कहा जाता था। याद रखिएगा। देखिए, सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर यानी लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पद से हटाए जाते थे। चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई, उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। देखिए, गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण इस शैली की मुख्य विशेषता थी। ये मंदिर 5 से 7 मंजिल होते थे। कितना? 5 से 7 मंजिला तक होते थे। वे एक विशेष शैली में जो है बने होते थे। किस शैली में? तो विशेष शैली होता था। इस शैली में ये बने होते थे, जिसे विमान शैली भी कहते हैं। इस विशेष शैली को विमान शैली भी कहते थे। याद रखिएगा। तो देखिए, अगर बात करें तो प्रमुख जो समितियां हैं, जैसे स्वर्ण समिति तथा धातु समिति को क्या कहा जाता था? तो पोनवारियम। और इसमें भी जो है 12 सदस्य होते थे और इसको कहा जाता था टोटवारियम उद्यान समिति। 6 सदस्य तालाबों की जो है मरम्मत के लिए एरियाम नामक जो है कर लिया जाता था और इसको जो है तड़ाक समिति कहते थे, यानी एरिवरियम समिति। और जो था
समवत सवर्यम जो समितियां थी, यह जो था इसमें 12 बुजुर्ग विद्वान ये सदस्यों की समिति थी। इसमें 12 बुजुर्ग विद्वान जो है मतलब शामिल होते थे। उदासीन वरियम जो समिति थी इसमें सन्यासियों और विदेशियों की देखभाल से संबंधित था। और कनकुवरियम जो समिति थी यह लेखा जोखा से संबंधित थी। धर्मवरियम जो समिति थी यह विधा अध्ययन की व्यवस्था करती थी। न्याय तारवरियम जो था यह न्याय समिति थी। कलणीवरियम यह जो था यह लेखा की देखभाल से संबंधित था। इसके बाद मूल परुडयार यह धार्मिक संस्था जो मंदिरों की देखरेख करती थी, यह समिति इससे संबंधित थी। और लास्ट जो समिति थी गणवारियम समिति, यह ग्राम के कार्यों की व्यवस्था के लिए यह समिति होती थी। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः जो है स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था जिसकी छत सपाट होती थी। स्तंभों को अलंकृत किया जाता था। इस कक्ष को क्या कहा जाता था? मंडपम कहते थे। इन मंदिरों में देवदासियां जो है नृत्य किया करती थीं। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थीं। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची चार दीवारी से घिरा रहता था। चार दीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंह द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिर का आरंभिक उदाहरण जो है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक जो उदाहरण है किसका? तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। मंदिर जो है स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर है। किसका? गंगैकोंडचोलपुरम का। नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जा सकता है। इस काल में कांस्य मूर्तियां जो है अधिक निर्मित हुई हैं। होयसलों की राजधानी हेलेवीड में काफी संख्या में मंदिर बनवाए गए हैं। इनमें सबसे भव्य याद रखिएगा होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने एक नई ऊंचाइयों को जो है स्पर्श किया है। इसका एक उदाहरण जो है क्या है? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति। इस काल में संस्कृत को ऊंच संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। किसका? क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। 6ठी से 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार और नयनार कहे जाने वाले ये संत क्रमशः जो है विष्णु और शिव के भक्त होते थे। 11वीं सदी में कंबन, ठीक है, कंबन, ओटकटूटन और पुंगालेंदी नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। तो जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे उनका नाम याद रखिएगा। यहां पे जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्न है कंबन, इसके बाद ओटकुटन और पुंगालेंदी, ये तीनों जो है तमिल साहित्य के त्रिरत्न है। कंबन का काल जो है किसका? कंबन का काल जो विद्वानों के दृष्टि में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था। याद रखिएगा किसका? जो कंबन है, कंबन का जो काल है जो विद्वानों के दृष्टि से 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का जो है आरंभिक चरण था। तमिल साहित्य का यह स्वर्ण युग माना जाता है। तमिल साहित्य का यह स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंबन की रामायण को तमिल साहित्य में उच्च कोटि की रचना माना जाता है। पंपा, पोना और रना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। 10वीं सदी में पंपा, पोना, रना ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंपा ने आदि पुराण, पोना ने शांति पुराण और जो रना है इन्होंने अजित पुराण लिखा। ये सभी पुराण तीर्थकरों पर लिखे गए हैं। किस पर? तीर्थकरों पर। देखिए दक्षिण के जो प्रमुख युद्ध हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसे पहला जो है तकोलम का प्रथम युद्ध, इसमें जो है विजय कौन हुआ? तो कृष्ण तृतीय। और पराजित कौन हुआ? प्रांतक प्रथम। कृष्ण तृतीय ये राष्ट्रकूट के मतलब कि शासक थे, राष्ट्रकूट शासक थे, और प्रांतक प्रथम ये चोल शासक था। तकोलम का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वीर पांडे और गंडरादित्य के बीच हुआ था। इसमें जो है वीर पांडे विजयी हुआ और गंडरादित्य पराजित हुआ। देखिए इसके बाद कुंडल संगमम का प्रथम जो युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ ये राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम के बीच हुआ।
राजेंद्र द्वितीय इसमें विजयी हुए, ये चोल शासक थे, और सोमेश्वर प्रथम जो थे ये पराजित हुए, ये कल्याणी के चालुक्य शासक थे। इसके बाद कुंडल संगमम का जो द्वितीय युद्ध हुआ ये वीर राजेंद्र और सोमेश्वर प्रथम के बीच हुआ। वीर राजेंद्र चोल शासक और सोमेश्वर प्रथम ये कल्याणी के चालुक्य शासक थे। बेलूर का जो युद्ध है ये प्रांतक प्रथम और राजसिंह द्वितीय के बीच हुआ। प्रांतक प्रथम जो था ये चोल शासक था और राजसिंह द्वितीय ये पांडे शासक थे। इसके बाद चेबूर का युद्ध जो है प्रांतक द्वितीय और वीर पांडे के बीच हुआ। इसमें प्रांतक द्वितीय विजयी हुआ, वीर पांडे पराजित हुए। प्रांतक द्वितीय जो है ये चोल शासक थे। कोपम का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था, तो राजा धीराज और सोमेश्वर प्रथम के बीच। राजा धीराज जो है इसमें जो है विजयी हुए और इस युद्ध में इनका मृत्यु हो गया, और सोमेश्वर प्रथम जो थे ये जो है पराजित हो गए और कल्याणी के ये चालुक्य शासक थे। इसके बाद है मणिमंगलम का युद्ध, राजेंद्र सेकंड राजा घोषित हुए थे, और यह जो युद्ध है इसमें कौन कौन भाग लिया था, तो नरसिंह वर्मन, याद रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय ये वातापी के चालुक्य थे, याद रखिएगा। इसके बाद चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल है जैसे वेलूर, वेलूर जो है यह पांड्यों और श्रीलंका की संयुक्त सेना के प्रांतक प्रथम ने जो है पराजित किया था। जो वेलूर है यहाँ पांडे और श्रीलंका की संयुक्त सेना को प्रांतक प्रथम ने क्या किया था, पराजित कर दिया था। इसके बाद वेंगी जो है, ये जो वेंगी स्थल है ये आंध्र तट पर स्थित, जहां राज प्रथम ने पूर्वी चालुक्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद है उत्तर मेरूर, यहां से चोल वंश से संबंध 909 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के 2 अभिलेख मिले हैं। इसके बाद है गंगईकोंड चोलपुरम, यह नगर कावेरी पट्टनम के पास राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत अभियान के सफलता के बाद जो है बनवाया था। इसके बाद है तंजौर, ये जो है यह स्थल चोल साम्राज्य की राजधानी जहां राज प्रथम के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। इसके बाद है अनईमंगलम, अनईमंगलम यह गांव जो है शैलेंद्र शासक को जो है चूड़ामणि विहार के निर्माण के निमित्त दिया गया था। इसके बाद है नेगापट्टम, कोरोमंडल तट पर स्थित, जहां शैलेंद्र शासक ने राज प्रथम के समय विहार बनवाया था, याद रखिएगा। इसके बाद है अनुराधापुर, अनुराधापुर जो है ये चोल युग में श्रीलंका की राजधानी जिसे राज प्रथम ने ध्वस्त कर दिया था। तकोलम, 949 ईस्वी में यह जो है युद्ध में राष्ट्रकूटों के द्वारा चोल उत्तराधिकारी राजादित्य की मृत्यु हुई। इसके बाद है संडी, देखिए इसके बाद है सनी मटिक्यू, अरब सागर में स्थित क्षेत्र जहां राजेंद्र प्रथम ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद है नथ मिलई, यह विजयालय चोलेश्वर मंदिर के अवशेष हैं, विजयालय चोलेश्वर मंदिर के अवशेष हैं। इसके बाद है चिदम्बरम, यहां चोल शासकों का राजाभिषेक होता था। इसके बाद है कंडलूर, त्रिवेंद्रम के निकट स्थित, जहां राज प्रथम ने चेरों को जो है पराजित किया। इसके बाद है पोलनरुआ, पोलनरुआ इसे राज प्रथम ने श्रीलंका पर प्रभुत्व स्थापित कर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इसके बाद है तोड़मंडलम, नवीन चोल वंश से ये संबंधित भूमि है। इसके बाद है चोल कालीन महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए याद रखिएगा। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। ब्राह्मणों को स्वयं उपभोग के लिए दी गई भूमि को एक भोगे कहा जाता था। राजा के स्वामित्व वाला भूमि का बड़ा भाग को प्रभु मान्यम कहा जाता था। यह ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि होती थी। कौन? अग्रहार या गणभोग्य। कलंजू, देखिए चोलों का स्वर्ण सिक्के को, वर्णज ये जो था व्यापारियों का संगठन था। सालभोग ये शैक्षिक परियोजनाओं के लिए भूमि थी। और वरित्योगतापाक क्या था? वरित्योगतगपाक ये था राजस्व विभाग का पंजिका। तो एक बार देख लीजिएगा नाम, थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो खुद से एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानियां कहां स्थित थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानियां कहां स्थित थी? तो उदयपुर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है?
चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा उत्तर मेरूर। किसमें? उत्तर मेरूर में। प्रश्न संख्या 4, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो राजराज प्रथम। प्रश्न संख्या 5, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो था कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो सही जवाब है चोल। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। किस मंदिर परिसर में? तो बृहदेश्वर मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को जो है चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? किस चोल शासक ने पुहार नामक नगर की जो है स्थापना की थी? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा करिकाल। प्रश्न संख्या 10 है, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। 11 नंबर है, चोलों की राजधानी कहां थी? चोलों की राजधानी कहां थी? तो सही जवाब है तंजौर। प्रश्न संख्या 12, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो टोटवारियम। कौन? टोटवारियम। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय किस प्रकार की है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। और 14 नंबर है, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी जो है चीन भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संघर्ष का युग लगभग 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के संदर्भ में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए।